हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम लोगों ने अब तक 3 पार्ट्स देखे हैं। जो पहले 2 पार्ट्स थे, इसमें हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा और मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। तीसरे वाले में हम लोगों ने श्वसन के बारे में पढ़ा पादपों में और पढ़ा मानव श्वसन तंत्र को। ये हमारा चौथा पार्ट है और इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे वहन को। वहन बोल दो, इसी को परिवहन भी कहा जाता है और इसी को परिसंचरण भी कहा जाता है, सर्कुलेशन भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग मानव सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, मानव परिवहन तंत्र को पढ़ेंगे, मानव वहन तंत्र को पढ़ेंगे। वैसे इसमें आपको पढ़ना है वहन के बारे में मानवों के अंदर और साथ में आपको पादपों के अंदर भी पढ़ना है, दोनों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे मानव के बारे में। सिर्फ मानव के अंदर जो वहन होता है, सिर्फ मानव के अंदर जो परिवहन होता है, सर्कुलेशन होता है, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग जो है आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि परिसंचरण कैसे होता है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ना और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ना। प्लांट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। प्लांट के अंदर जब भी सवाल आता है, प्लांट से जब भी सवाल आता है वहन के ऊपर, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो गलत करके आते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे, इसको मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद आपसे सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में। मानव के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। देखो, हमें ये चीज पता है कि जो भोजन है, ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, वर्ज्य पदार्थ है जैसे कि यूरिया, इन सारे का वहन पूरे बॉडी में किससे होता है? ब्लड से होता है। ब्लड पूरे शरीर में दौड़ रहा है और ब्लड में घुल करके ये सारे भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लास 9th में टिश्यू वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे बॉडी में एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि है ब्लड। तरल संयोजी ऊतक है। जो ब्लड है, इसका जो प्लाज्मा है वो लिक्विड है, तरल है, फ्लूइड है, इसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है। ब्लड का मैट्रिक्स क्या है? फ्लूइड है, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा में जो कोशिकाएं होती हैं जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया विलीन रूप में वहन करता है। ब्लड में जो प्लाज्मा है इसी में घुल करके ये भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, इन सारे का जो है वहन होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू ही होता है। लेकिन ब्लड में जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ये आरबीसी है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन और इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होती है। इसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो 97 से 99% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसी हीमोग्लोबिन के साथ होता है। समझ में आया? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के थ्रू नहीं होता है बोल सकते हो 1 से 3% तक आप बोल सकते हो कि प्लाज्मा के थ्रू होता है, प्लाज्मा में घुल करके होता है। लेकिन हम लोग मेनली किससे बोलते हैं? आरबीसी के थ्रू होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन है, उसके साथ भी आप बोल सकते हो। आरबीसी में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जो है 97 to 99% ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होती है। तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ या फिर बोल दो आरबीसी के साथ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो प्लाज्मा में घुल करके जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसपोर्ट होती है, या तो डायरेक्ट घुल जाती है, सीधा घुल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो CO2 है, इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लाज्मा से ही होता है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो है वो ज़्यादा होता है ना। लगभग 70% जो है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है प्लाज्मा के साथ। समझ में आया आपको? तो ऑक्सीजन को लेकर के खास करके आपको ध्यान में रखना है। और
अन्य पदार्थ भी होते हैं जो प्लाज्मा के साथ जाते हैं, प्लाज्मा में घुल करके ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि सॉल्ट्स होते हैं कई सारे। अतः हमें एक पंपन यंत्र यानी कि पंपिंग सिस्टम की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। कहा जा रहा है कि ब्लड में भाई इतने सारे चीज़ें हैं, ब्लड में इतनी सारी चीज़ें हैं जो ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होती हैं, ब्लड के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक पंपिंग सिस्टम होना चाहिए जो ब्लड को धक्का मार सके अंगों के आसपास, अंगों के आसपास धक्का मार सके। मान लो भोजन है, भोजन को जो है कोशिकाओं में पहुंचाना है, भोजन को प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाना है तो ब्लड के थ्रू ही पहुंचाया जाएगा। तो उस ब्लड को धक्का मारने वाला एक सिस्टम होना चाहिए जिससे कि ब्लड उस अंग के पास जाए और साथ में ये भोजन चला जाए। ऑक्सीजन पहुंचाना है हर कोशिकाओं के पास, तो ज़रूरी है कि ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन जो है हर अंगों में पहुंचे, तो उस ब्लड को धक्का मारा जाए। और नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होती है भाई, एक पूरा सर्किट चाहिए। किसके लिए, किसका चाहिए? ट्यूब्स के सर्किट्स चाहिए, पूरा एक परिपथ चाहिए, बोल सकते हो पूरा एक नेटवर्क चाहिए। किसका? ट्यूब का चाहिए, जिसमें ये ब्लड फ्लो करे, जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक तंत्र कि जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। भाई एक ऐसा तंत्र भी चाहिए जो ये इंश्योर करे कि इस सर्किट में ये जो पूरा परिपथ बन रहा है ट्यूब का, इसमें कभी टूट फूट होती है तो उसका मरम्मत हो सके। आई होप आपको यहां पर सब कुछ समझ में आया होगा। हमारा पंप हृदय, हृदय यानी कि हार्ट। आपने क्लास 9th के चैप्टर में पढ़ा था पेशी के बारे में, टिश्यू वाले चैप्टर में, कि जो पेशी है हमारे बॉडी के अंदर वो 3 प्रकार के हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। हृदय पेशी से हृदय हमारा बना हुआ है जो हमारे मुट्ठी के आकार का है, बस ये मुट्ठी के आकार का है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठकों में बटा होता है। अब देखो जो ब्लड है, यही ब्लड CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करने वाला है, यही ब्लड ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करने वाला है। यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो ऑक्सीजन है, दोनों का वहन यही रुधिर करने वाला है। लेकिन CO2 को बॉडी के बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना है, पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो ये जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है यानी कि जो विऑक्सीजनित रुधिर है और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है यानी कि जो ऑक्सीजनित रुधिर है, इन दोनों को अलग अलग रखा जाए, दोनों को मिक्स नहीं करना है, मिक्स होने से बचाना है। इसीलिए हमारे हार्ट में जो है कई सारे कोष्ठ हैं, कई सारे कोष्ठ हैं, कई सारे चैम्बर्स हैं। तो हमारे हृदय में या फिर बोल दो स्तनधारी जो होते हैं उनके हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। जो पक्षी है और जो स्तनधारी है उनके हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक, 4 चैम्बर्स होते हैं इस प्रकार से। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था इससे पिछले वाले वीडियो में कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है रुधिर और कोशिका के बीच, वो फेफड़ों में होता है ना, फेफड़ों में होता है यानी कि फुफ्फुस में होता है, लंग्स में होता है। ऐसा मैंने कुछ डायग्राम बना करके भी आपको बताया हुआ था। मान लो कि ये एल्विलाई है, तो यहाँ पर क्या है कि केशिकाओं का जाल होता है, ठीक, जो सांस लेते हैं, जो हवा आती है श्वसन प्रक्रिया में वो इस कोशिका में आती है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में होती है। अब ये ब्लड है, मान लीजिए पूरे बॉडी पार्ट से विऑक्सीजनित रुधिर यहाँ से आया, इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस कोशिका के अंदर भेज दिया जाएगा और ऑक्सीजन को जो है इस ब्लड के अंदर ले लिया जाएगा। तो जो विऑक्सीजनित रुधिर था अब वो ऑक्सीजनित हो चुका है फेफड़ों में आने के बाद। ठीक, अब ये ब्लड जो है ये हार्ट में जाएगा, ये हार्ट में जाएगा और हार्ट फिर इस ब्लड को पंप करेगा। ये जो ब्लड है ये कौन सा ब्लड है भाई? ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनित रुधिर है ना।
ऑक्सीजन को जो है यहाँ पर भर लिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया गया है। तो अब ये जो ब्लड जाएगा पहले हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट इस ब्लड को पंप करेगा, हार्ट इस ब्लड को पंप करेगा, पंप करके जो है हर अंगों के पास भेजेगा। यही चीज आपसे कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को, यानी कि वी ऑक्सीजनित रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना पड़ता है, कोशिका के पास जाना पड़ता है, लंग्स में ही कोशिका है ना, तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। फुफ्फुस से जो है वापस जो ब्लड है वो हृदय में आएगा। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जो अब ऑक्सीजनेट ब्लड है वो शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। अभी ये सब हम लोग वापस से रिपीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे और भी अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ इस पिक्चर में देखिए, आपने गाना सुना होगा, दिल पे चलाई छुड़ियां, ये वही वाला दिल है, इसी पे छुरी चली थी। आधा दिल कट चुका है लेकिन फिर भी धड़क रहा है। इसको आप ध्यान से पहले देखिए, 1 मिनट तक आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या सब हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 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 यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये नीला क्यों है, ये लाल क्यों है। पहले आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर पहले समझाऊंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, किताब को जल्दी से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ये जो है ना, ये जिधर आपका बायां हाथ है उधर ऊपर वाले को हम लोग एट्रियम बोलते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। एट्रियम, एट्रियम। नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। जिधर आपका बायां है, जो इसका बायां साइड है उधर आप दायां लिखेंगे। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो राइट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम को ऑरिकल भी बोलते हैं। तो इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दायां अलिंद, दायां अलिंद। उसके बाद है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आप बोलेंगे दायां, है ना, दायां निलय। ठीक, ऐसे आप सोच सकते हो। ये लेफ्ट एट्रियम है यानी कि बायां अलिंद, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी कि बायां निलय। ये आपको ध्यान में रखना है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। समझे आप? तो मैंने एक का लिख दिया है, दूसरा आप समझ जाना अपने आप। ये भी आप समझ लो पहले कि जब भी हृदय के बाहर से ब्लड हृदय में आएगा, जब भी ब्लड जो है बॉडी पार्ट से हार्ट में आएगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी ब्लड बॉडी के किसी भी पार्ट से हार्ट में आएगा तो हार्ट में एंटर वो ब्लड जो है इस ए में होता है, ए में, ऊपर वाले में ए में होता है। देखो टोटल 4 चैम्बर्स है, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। टोटल कितने चैम्बर्स हो गए, 4 हो गए। 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बॉडी के बाहर से जब भी ब्लड हार्ट में एंटर करेगा ना तो वो ए में करेगा, यानी कि एट्रियम में करेगा, चाहे इसमें चाहे इसमें, चाहे इसमें चाहे इसमें। बॉडी के बाहर से जब भी ब्लड हृदय में आएगा, हृदय में घुसेगा, तो किस में घुसेगा भाई, इस ए में घुसेगा। और जब भी हृदय से ब्लड जो है बाहर जाएगा, जब भी ब्लड हृदय से बाहर जाएगा, जब भी ब्लड हृदय से बाहर जाएगा तो ये वी से जाएगा। समझे आप? तो हार्ट में जो एंट्री होगा ब्लड का जो एंट्री होगा, ब्लड का एंट्री कहां पे होगा, ए में होगा, एट्रियम में होगा। और ब्लड जब एग्जिट करेगा हार्ट से तो वो वेंट्रिकल से करेगा। ये पहले आप छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझिए। हार्ट में ब्लड आया भाई, एंट्री कहां पे करेगा, ए में करेगा। हार्ट से ब्लड जाएगा तो कहां से जाएगा, इस वी से जाएगा, इस वी से जाएगा। अब देखो
इस वाले में कब एंट्री करेगा और इस वाले में कब एंट्री करेगा, ये अब आपको समझना है। इस वाले में कब एंट्री करेगा और इस वाले में कब एंट्री करेगा। इस वाले में जब ब्लड एंट्री करेगा तो वो वी ऑक्सीजनित होगा, और इस वाले में जब एंट्री करेगा ब्लड तब वो ऑक्सीजनित होगा, है ना। जो दायां जो अलिंद है इसमें जब ब्लड आएगा तो वो वी ऑक्सीजनित होगा, और जो ये बायां अलिंद है इसमें जब रुधिर आएगा तो वो ऑक्सीजनित होगा। इसमें जब रुधिर आएगा तो वो फेफड़ों से आएगा, लंग्स से आएगा, और इसमें जब आएगा तो पूरे शरीर से आएगा। तो देखो कैसे कैसे क्या होता है। पूरे शरीर से जो वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है वो इस दायां अलिंद में आता है इस महाशिरा के थ्रू। नीले रंग से आपको दिखाया गया है कि इसमें जो है वी ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। नीले रंग से जो दिखाया गया है समझ जाना कि इसमें वी ऑक्सीजनित रुधिर है, और लाल रंग से जो दिखाया गया है समझ जाना कि इसमें ऑक्सीजनित रुधिर है। तो पूरे शरीर के ऊपर वाले हिस्से से इसमें ब्लड आता है, पूरे शरीर के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड इसके थ्रू आता है। ये महाशिरा है, वेना कावा, ये है महाशिरा। नीला रंग है, समझ जाना कि वी ऑक्सीजनित रुधिर है। तो वी ऑक्सीजनित रुधिर जो है महाशिरा के थ्रू इस दाएं अलिंद में आता है। ये भी महाशिरा है, ये भी महाशिरा है। तो दो महाशिराएं हैं भाई, ऊपर सुपीरियर और नीचे इंफीरियर। नीचे वाले हिस्से से महाशिरा जो है वी ऑक्सीजनित रुधिर को इसी राइट एट्रियम में लाने का काम करेगी, और ऊपर वाले हिस्से से यही महाशिरा जो है इस राइट एट्रियम में ब्लड को लाने का काम करेगी। तो बॉडी के बाहर से हार्ट में ब्लड एंटर कर रहा है ना, तो देखो एट्रियम में ही एंटर करेगा। यही चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर ब्लड आने के बाद क्या होगा भाई, इसमें जो ब्लड है अभी वो वी ऑक्सीजनित है। इसको क्या करना है, ऑक्सीजनित करना है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने जाना होगा इसको, कहां पर, फेफड़ों के अंदर, वहां पर ऑक्सीजन को भरना पड़ेगा। तो इस राइट एट्रियम से ब्लड जो है पहले इस राइट वेंट्रिकल में आएगा। ब्लड जब भी एग्जिट करेगा हार्ट से तो वेंट्रिकल से करेगा, ये चीज ध्यान में रखना। अब इसको फेफड़ों में जाना है तो हार्ट को छोड़ना पड़ेगा, हार्ट को छोड़ना पड़ेगा, हार्ट को एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लड एंट्री मैंने लिख दिया हुआ यहां पर, इसको सही कर लो। चलो ठीक ही है, सही है। समझ आना कि हार्ट के भीतर की बात हो जा रही है। तो इस वी ऑक्सीजनित रुधिर को ऑक्सीजनित होने के लिए फेफड़ों में जाना है, लेकिन ये यहां से एग्जिट तो कर नहीं सकता है। मैंने आपसे कहा कि जब भी एग्जिट हार्ट को करेगा ब्लड तो इस वेंट्रिकल से करेगा। तो इस राइट एट्रियम में जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है इसको पहले इस राइट वेंट्रिकल में आना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, यहां से यहां ब्लड जब आएगा, यहां से यहां ब्लड कब आएगा, जब ये संकुचित होगा। जब ये जो दायां अलिंद है, ये जो दायां अलिंद है, जब ये संकुचित होगा ये गेट खुल जाएगा। ये कपाट है, इसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड कपाट बोलते हैं। आपको ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कपाट का नाम नहीं ध्यान में रखना है, केवल आप कपाट बोलो यहां पर। जब ये संकुचित होगा ये गेट खुल जाएगा। अब देखो ना, ध्यान से देखो इस पिक्चर को। जब ये संकुचित हो रहा है तो ये दरवाजा खुल जा रहा है, ये संकुचित हो रहा है, ये दरवाजा खुल जा रहा है, ये संकुचित हो रहा है, ये शिथिल हो रहा है और ये दरवाजा खुल जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है और ये दरवाजा खुल जा रहा है। ये संकुचित होगा, ये दरवाजा खुल जाएगा और जो भी ऑक्सीजनित रुधिर है वो इसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। ये वी ऑक्सीजनित रुधिर है, इसको लंग्स के पास भेजा जाना है, फेफड़ों के पास भेजा जाना है ताकि वो ऑक्सीजनित हो जाए, ठीक है। इस काम के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे और ऑक्सीजन को भर ले। समझ में आया। तो अब ब्लड जो है इसमें आ चुका है, इस वाले में आ चुका है ब्लड, इसको फेफड़ों के पास भेजना है। अब क्या होगा, इसमें जो ब्लड है इसको फेफड़ों के पास भेजने के लिए इस वाले में संकुचन होगा। ये जो निलय है, ये जो दायां निलय है, ये संकुचित करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये संकुचित होगा तो हो सकता है कि इसमें जो ब्लड है वो वापस से इस वाले में आ जाए, इसके थ्रू, इस गेट के थ्रू। तो जैसे ही ये संकुचित होगा ना, ध्यान से देखो, ये दरवाजा बंद हो जाता है। देखो, जब ये संकुचित हुआ था ये दरवाजा खुला था ताकि ब्लड इसमें आ जाए। अब ये जो संकुचित होगा, जिस समय ये संकुचित हो रहा है, जिस समय ये संकुचित हो रहा है, कौन, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो दायां निलय है, जब ये संकुचित हो रहा है
उस समय ये दरवाज़ा बंद हो जा रहा है ताकि ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, बैक फ्लो ना कर जाए, वापस इससे इसमें ना चला जाए, इसे रोकना है ना, बैक फ्लो को रोकना है। ये तो बंद हो जा रहा है लेकिन ये खुल जा रहा है, इसके संकुचन के टाइम ये बंद हो जा रहा है लेकिन ये कपाट जो है ये खुल जा रहा है। यहां पर भी कपाट है, ये खुल जा रहा है। क्यों खुल जा रहा है? क्योंकि यहीं से तो ब्लड फेफड़ों में जानी है, यहीं से ब्लड जो है ये हमारे लंग्स में जाता है। तो जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है इस वाले निलय के संकुचन से इस पाइप के थ्रू जो है हमारे लंग्स को जाने वाला है। इसका नाम क्या है? देखो नीले रंग से है मतलब वी ऑक्सीजनित रुधिर है। इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। इसका नाम क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। मैं यहां पर लिख देता हूं फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड एंटर किया था इस राइट एट्रियम में, एग्जिट किया है राइट वेंट्रिकल में। यहां से ब्लड कहां गया? लंग्स में, है ना। यहां से ब्लड कहां गया भाई? लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान होगा। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? जो भी ऑक्सीजनित रुधिर था अपना ऑक्सीजन जो है दे देगा इस कुपिका को, और कुपिका में जो ऑक्सीजन है इसको भर लिया जाएगा। तो लंग्स में जाने के बाद ब्लड अब हो चुका है ऑक्सीजनित। लंग्स में जाने के बाद ब्लड जो है अब हो चुका है ऑक्सीजनित। अब उस ऑक्सीजनित ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना है भाई, ऐसे पंप करना है कि पूरे बॉडी में वो रक्त चला जाए, क्योंकि रक्त में बहुत तरह के पदार्थ हैं जिसको बॉडी के हर हिस्से में भेजना है। तो उस ऑक्सीजनित रुधिर को, या फिर बोल दो जो ऑक्सीजन है उसे सारे कोशिकाओं के पास भेजना है श्वसन की प्रक्रिया के लिए। तो उस ऑक्सीजनित रुधिर को अब सारे ही अंगों के अंदर, सारे ही ऊतकों कोशिकाओं के पास भेजना है। तो पंप किया जाएगा डिफ्यूजन के जरिए, तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। तो इसको पंप किया जाएगा, हार्ट के द्वारा पंप किया जाएगा। तो इस लंग्स में आने के बाद जो ब्लड अब ऑक्सीजनित हो चुका है वो वापस से हार्ट में आएगा। तो जब भी ब्लड एंटर मारेगा, जब भी ब्लड एंट्री करेगा हार्ट में, तो किस में करेगा? एट्रियम में करेगा। तो अब वो ब्लड जो है इस लेफ्ट एंट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, यानी कि बायां अलिंद में आएगा, इस बायां अलिंद में आएगा। समझे आप? लेकर के कौन आएगा? फुफ्फुसीय शीरा। फुफ्फुसीय शीरा, ठीक। हार्ट में ब्लड लाने का काम जो है हमेशा शीरा करती है, क्योंकि फेफड़ों से ला रही है तो फुफ्फुसीय शीरा नाम दे दिया। हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम जो है धमनी करती है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हार्ट से धमनी ब्लड को दूर तो ले जा रही है, लेकिन कहां ले जा रही है? फुफ्फुस में ले जा रही है, इसलिए फुफ्फुसीय धमनी। समझ में आया आपको? अब देखो आप, जो ब्लड एग्जिट करेगा वेंट्रिकल से करेगा, तो बॉडी पार्ट में जब ब्लड को पंप किया जाएगा मतलब हार्ट को छोड़ा जाएगा, ब्लड जो है हार्ट से एग्जिट करेगा तो वेंट्रिकल से होने वाला है। तो अब जो यहां पर ऑक्सीजनित रुधिर आया है उसको यहां पर भेजना है। तो इसके लिए क्या होगा कि इसमें संकुचन होगा, लेफ्ट एट्रियम में संकुचन होगा, ये जो बायां अलिंद है इसमें संकुचन होगा। जैसे ही संकुचन होगा ये जो कपाट है ये खुल जाएगा। इसे बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड कपाट बोलते हैं। आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम में, ये कस्पिड का नाम जो है नहीं आता है, कपाट का नाम नहीं आता है, वाल्व का नाम नहीं आता है। तो केवल आप ये याद रखो कि हाँ यहाँ पर वाल्व है। तो इस बायां अलिंद के संकुचन के समय ये कपाट खुल जाएगा, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं यहां पर, बाइकस्पिड वाल्व इसको बोलते हैं। और यहां पर बाई है ना, यहां पर ट्राई लगा देना, ट्राइकस्पिड वाल्व यहां पर हो जाएगा, है ना। बाई की जगह पर यहां पर ट्राई हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। जब ये संकुचित होगा ये बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा और यहां से ऑक्सीजनित रुधिर जो है इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि जो बायां निलय है इसमें आ जाएगा। समझे आप? अब देखो इसमें जब संकुचन होगा तो वापस से ये कपाट जो है बंद हो जाएगा ताकि बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड वापस से इसमें ना चला जाए, लेकिन ये खुल जाएगा। देखो जब ये बंद हो रहा है ये खुल रहा है ना, ये बंद हो रहा है उसी समय ये खुल रहा है, ये कपाट खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? क्योंकि इसके संकुचन से ब्लड इसमें जाएगा। तो ये एओर्टा है, ये महाधमनी है, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, ये एओर्टा है। पहले ब्लड एओर्टा में आएगा, फिर ये महाधमनी, धमनी, धमनिका, इन सारे में बट जाती है।
तो इस धमनी के थ्रू जो है ब्लड पूरे बॉडी में जाने वाला है। तो यहां पर भी जो ब्लड एग्जिट करेगा हार्ट से वो वेंट्रिकल से करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ना समझाता हूं कुछ ऐसे। एक चीज और आप यहां पर देख लो, चलो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। ये हमारा राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक, पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वी ऑक्सीजनेट रुधिर कहां पे आया था? इस राइट एट्रियम में आया था। बोल सकते हैं ना कि हार्ट में आया, हार्ट में आया और राइट एट्रियम में आया। अच्छा, इसके बाद ब्लड कहां गया? इस राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक, इस राइट वेंट्रिकल में गया। तो मैं इसको छोड़ देता हूं, नहीं लिखता हूं। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद कहां गया? फेफड़ों में गया। तो राइट एट्रियम से यानी कि हार्ट से ब्लड जो है हमारे फेफड़ों में गया। ये समझ जाना कि राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में गया है। ठीक, आप यहां पर हार्ट पर फोकस करो। बॉडी पार्ट से ब्लड एक बार जो है हमारे हार्ट में आ चुका है, उसके बाद जो है फेफड़ों में गया। फेफड़ों से आने के बाद ब्लड जो है वापस से हार्ट में आया। ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि फेफड़ों के बाद सीधा बॉडी पार्ट्स में चला गया। हार्ट में आया, उसके बाद जाकर के इस हार्ट ने ब्लड को पंप किया, बॉडी पार्ट्स में भेजा। तो बॉडी पार्ट से ब्लड आया था हार्ट में। ठीक, वापस से बॉडी पार्ट में भेजने से पहले हार्ट में टोटल 2 बार ब्लड आ चुका है। यानी पूरे एक साइकिल में हार्ट में ब्लड कितने बार आया है? 2 बार आया है ना, 2 बार आया है भाई। वी ऑक्सीजनित रुधिर आया था पहले हार्ट में, फिर वो ऑक्सीजनित होने के लिए चला गया फेफड़ों में, ऑक्सीजनित होने के बाद वापस से आया हार्ट में, तब जाकर के पंप किया पूरे बॉडी के पार्ट में। तो पूरे एक साइकिल में बॉडी पार्ट से लेकर के बॉडी पार्ट, पूरे एक साइकिल में कितनी बार ब्लड जो है हार्ट में आया है? तो आप बोलेंगे 2 बार। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये दोहरा परिसंचरण है, दोहरा परिसंचरण है, दोहरा परिसंचरण है। अभी मैं आपको मछलियों के अंदर बताऊंगा तो आप देखेंगे वहां पर कि एकल परिसंचरण होता है, एक ही बार ब्लड जो है पूरे साइकिल में हार्ट में आता है। समझ में आया आपको कि इसे हम लोग दोहरा परिसंचरण क्यों बोलते हैं? साथ में देखो, ये जो निलय है, निलय की जो भित्ति है देखो बहुत मोटी है। निलय की भित्ति बहुत मोटी है और सबसे ज्यादा मोटी जो है इस बाएं निलय की भित्ति मोटी है। बाएं निलय की भित्ति जो है वो सबसे ज्यादा मोटी है। अगर हम अलिंद और निलय में बात करें तो निलय की भित्ति मोटी है। निलय में भी कौन से निलय की भित्ति सबसे मोटी है? तो आप बोलेंगे ये जो बायां निलय है इसकी भित्ति सबसे मोटी है। क्यों मोटी है? क्योंकि इसको ब्लड जो है बहुत ही फोर्स के साथ पूरे बॉडी पार्ट में पंप करना है। पूरे बॉडी पार्ट में भेजने के लिए जो पंप है वो यही वाला निलय करता है ना। जो बायां निलय है यही वो निलय है जो पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को पंप करेगा। तो इसलिए इसकी दीवार जो है सबसे अधिक मोटी होती है। तो अलिंद और निलय में दीवार सबसे अधिक मोटी किसकी है भाई? आप बोलेंगे निलय की है। लेकिन दोनों निलय में किस निलय की भित्ति जो है सबसे ज्यादा मोटी है? तो आप बोलेंगे जो बायां निलय है। और कपाट का काम मैंने आपको बता दिया। कपाट का काम सीधा सा होता है बैक फ्लो को रोकना, रक्त एक ही दिशा में प्रवाहित हो, उल्टी दिशा में प्रवाहित ना हो, इसीलिए ये कपाट होता है। समझ में आया आपको? एक चीज और यहां पर ध्यान में रखिए कि जो शिराएं होती है उससे हमेशा ना वी ऑक्सीजनित रुधिर प्रवाहित होती है। जो शिराएं होती हैं उसमें हमेशा वी ऑक्सीजनित रुधिर प्रवाहित होती है। लेकिन एक अपवाद है फुफ्फुसे शीरा। इसमें जो ब्लड प्रवाहित होता है वो कैसा होता है भाई? ऑक्सीजनित होता है। धमनी हमेशा ऑक्सीजनित रक्त को प्रवाहित करवाती है। धमनी से होकर के हमेशा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है भाई? ऑक्सीजनित। लेकिन एक्सेप्शन है फुफ्फुसीय धमनी, इससे जो रक्त प्रवाहित होता है वो कैसा होता है? वी ऑक्सीजनित होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे,
ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। शीरा से बोलेंगे कि शीरा से बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो धमनी है, जो आर्टरी है, इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड लिखना है यहाँ पे, है ना। यानी इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन की तुलना में। तो ये ऑक्सीजनेटेड है धमनी, और धमनी में ब्लड जो फ्लो करता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बहता है, और शीरा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त जो है बहता है। लेकिन अपवाद है फुफ्फुसीय शीरा, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है ना, अपवाद है शीरा होते हुए, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड। और क्या याद रखेंगे आप? शीरा का काम हमेशा होता है हार्ट में ब्लड को लाना, धमनी का काम हमेशा होता है हार्ट से ब्लड को दूर ले जाना। यहां पर टेप देता हूं मैं, ये हार्ट है, इसमें ब्लड लाने का काम जो है वेन करती है, और हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम आर्टरी करती है। ठीक, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम आर्टरी करती है, और हार्ट में ब्लड को लाने का काम जो है वो वेन करती है। तो आप समझ जाना, ठीक है, जहां तहां मैं लिख रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, अब वो पढ़ते हैं। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको जो है यहाँ पर जो भी बातें लिखी हुई है सब समझ में आनी चाहिए। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। कहाँ से? ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से फेफड़ों से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ यानी कि बायां अलिंद। बायां अलिंद कौन है? देखो ये दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है, ये दायां निलय है और ये बायां निलय है। तो मैंने आपको समझाया कि जो ये फुफ्फुस शिराएं होती हैं, ये जो फुफ्फुस शिराएं होती हैं वो ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर के आती है इस बायां अलिंद में। यही चीज आपसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब तक ब्लड इसमें एकत्रित होता है, जब तक ब्लड इसमें आ रहा होता है, ये शिथिल होता है। ठीक है, ये शिथिल होता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है। जब तक ब्लड इसमें आ रहा है ये क्या है कि रिलैक्स है, ये रिलैक्स है। फिर जब ब्लड को इसमें भेजना होगा ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, संकुचित हो जाएगा और ये शिथिल हो जाएगा। जब ये शिथिल हो जाएगा, ये संकुचित हो जाएगा तो ब्लड इसमें आ जाएगा, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। किसमें? इस लेफ्ट वेंट्रिकल में स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। जब ये संकुचित होगा, इसकी जो भित्ति है सबसे ज्यादा मोटी इसीलिए होती है, जब ये संकुचित होगा तो इस महाधमनी से ब्लड जो है बाहर निकलेगा और पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा। ऊपर वाला दायां कोष्ठ, दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आता है। समझा चुका हूं मैं कि इसमें जो ब्लड है ये महाशिरा से विऑक्सीजनित रुधिर आता है। महाशिरा से विऑक्सीजनित रुधिर आता है किसमें? इस राइट एट्रियम में। तो जब ये ब्लड को एकत्रित कर रहा है उस समय तो ये शिथिल है, क्योंकि जब ये संकुचित होगा तब तो ब्लड इस वाले में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो जब तक ब्लड इसमें आ रहा है ये शिथिल है। ठीक, फिर क्या होगा? ये शिथिल होगा, ये संकुचित होगा, यहां का गेट खुल जाएगा, है ना, ये संकुचित होगा, ये गेट खुल जाएगा, ये शिथिल हो जाएगा, ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। दायां अलिंद जो है, ये दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है, ये संकुचित होगा, ये फैल जाएगा, ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। यह रुधिर को दायां निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। फिर कहा जा रहा है कि ये
जब इसका टाइम आएगा संकुचित होने का, तो ये संकुचित होकर के ब्लड को पंप कर देगा किसमें, फेफड़ों में। ये ब्लड लेकर के जाएगा कौन भाई, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम जो है धमनी करती है, क्योंकि फेफड़ों में लेकर के जा रही है धमनी, तो इसे हम लोग फुफ्फुसीय धमनी बोलेंगे। और इसमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है। अलिंद की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अलिंद की दीवार अगर आप देखेंगे तो ये दीवार देखो कितनी पतली है, अलिंद की दीवार देखो कितनी पतली है, निलय की दीवार देखो भाई बहुत मोटी है। क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, इसीलिए दीवार जो है मोटी होती है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। समझा चुका हूं मैं कपाट का काम मैं समझा चुका हूं, राइट। जब ये ब्लड यहाँ पे आता, जब ये संकुचित होता है उस समय ये कपाट जो है बंद हो जाता है ताकि ब्लड इसमें फ्लो ना करे, समझे आप। उसी समय जो है ये कपाट खुल जाता है। जब ये संकुचित होगा ये कपाट बंद हो जाएगा ताकि ब्लड इसमें न फ्लो कर जाए। जब ये शिथिल होगा यानी जब ब्लड जो है इससे इसमें आ रहा होता है तब ये कपाट बंद होता है। क्यों, ताकि ब्लड ऐसे यहाँ से उल्टे दिशा में इसमें ना आ जाए। तो कपाट का काम क्या होता है, बैक फ्लो को रोकना होता है। कपाट का काम कैसा होता है, बैक फ्लो को रोकना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से देख सकते हो। दोहरा परिसंचरण क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। ये जो निलय की भित्ति है मोटी क्यों होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। वाल्व का काम क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया, है ना। वाल्व का नाम चाहो तो आप याद रखो, वैसे नहीं आता है आपके एग्जाम में। बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं इसको और इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। शीरा का काम होता है ब्लड को हार्ट में लेकर के आना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन एक अपवाद है जो कि है शीरा ही, लेकिन उसमें ऑक्सीजनेटेड रुधिर बहता है, वो है फुफ्फुसीय शीरा। धमनी का काम होता है ऑक्सीजनित रुधिर को हार्ट से दूर लेकर के जाना, लेकिन एक अपवाद है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो दूर लेकर के जाती है, जो कि फुफ्फुसीय धमनी है। जब भी ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में आएगा तो एंट्री मारेगा एट्रियम में, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, एंट्री मारेगा एट्रियम में। और जब भी हार्ट को छोड़ना होगा तब कौन से चैम्बर से छोड़ा जाएगा, वेंट्रिकल से छोड़ा जाएगा, ठीक। तो ऐसे तोड़ करके सब कुछ आपको समझना है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर देख लो आप, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर भी एक बार चलो यहाँ पर भी देख ही लो, ताकि आप किताब में जब इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आए कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है। ये हमारा राइट एट्रियम, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, समझे आप। देखो अब यहाँ पर फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिकाएं, यहाँ पर ना दिखाया गया है आपको कि भाई लंग्स को छोड़ दो तो बॉडी के सारे पार्ट को एक जगह आपको दिखाया गया है ना। हमारे फेफड़ों में जो केशिकाएं हैं उसको आप छोड़ दो, क्योंकि जो फेफड़ों में केशिकाएं हैं उसको यहां पर दिखाया गया है। फेफड़ों में जो केशिकाएं हैं उसको अगर आप छोड़ दो, उसको साइड कर दो, तो फेफड़ों को छोड़ने के बाद जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उन सारे में जो केशिकाएं हैं उसको एक जगह दिखाया गया यहां पर, ठीक। तो पूरे बॉडी पार्ट से जो विऑक्सीजनित रुधिर है उसको हार्ट में लेकर के आने का काम कौन करती है, महाशिरा करती है ना। शीरा करती है। शीरा जो है वो उनके कई सारे बोल सकते हो कि डिविजन्स होते हैं, वो सारे डिवीजन जो है कंबाइन होते महाशिरा का निर्माण होता है, ठीक। तो पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में विऑक्सीजनित रुधिर को, ठीक, देखो नीला रंग से दिखाया गया है ना, तो समझ जाना कि विऑक्सीजनित रुधिर है। नीला रंग से दिखाया गया है तो विऑक्सीजनित रुधिर है, और लाल रंग से दिखाया गया तो समझ जाना कि ऑक्सीजनित रुधिर है ना। कलर कोडिंग आप ध्यान में रखेंगे, आप मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। तो पूरे बॉडी पार्ट से विऑक्सीजनित रुधिर को हार्ट में लेकर के आने का काम जो है ये महाशिरा करती है, इंग्लिश में इसे वेना कावा बोलते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ब्लड जब भी हार्ट में एंटर करेगा तो वो एट्रियम में करेगा, अलिंद में करेगा। तो राइट एट्रियम में एंट्री मारा, राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड कहां जाएगा, एट्रियम से ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में जाता है, अलिंद से रुधिर हमेशा निलय में जाता है। तो एट्रियम में संकुचन होगा, है ना, ये संकुचित करेगा, ये शिथिल होगा,
ये कपाट खुलेगा, ब्लड इसमें आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जब ये निलय संकुचित होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा, लंग्स में जाएगा। लेकर के कौन जाएगी? फुफ्फुसीय धमनी लेकर के जाएगी, है ना। हार्ट से ब्लड दूर लेकर के जाने का काम धमनी करती है, क्योंकि फुफ्फुस में लेकर के जा रही है तो फुफ्फुसीय धमनी। लेकिन देखो कौन सा ब्लड है भाई, इसमें नीले रंग से दिखाया गया, वी ऑक्सीजनित रुधिर है। ये अपवाद है, धमनी में हमेशा ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, लेकिन ये अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी जिसमें कि वी ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। समझ में आया? अब यहां पर क्या होगा? एल्विलाई में जाकर के, कोपिका में जाकर के गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। वी ऑक्सीजनित रुधिर जो है ऑक्सीजनित रुधिर में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाएगा कोपिका में और कोपिका से ऑक्सीजन को भर लिया जाएगा। अब देखो, जो ऑक्सीजनित रुधिर है इसको पूरे बॉडी में पंप करना है। पूरे बॉडी में पंप करने के लिए पंपिंग ऑर्गन हार्ट में वापस से आना पड़ेगा। तो ब्लड जो है वापस से हमारे हार्ट में आएगा, हमारे फेफड़ों से लेकर के आने का काम कौन करती है? फुफ्फुसीय शिरा करती है। समझे आप? फुफ्फुसीय शिरा करती है पूरे बॉडी पार्ट से, या फिर बोल दो कि हार्ट में लेकर के ब्लड को आने का काम शिरा ही करती है। और शिरा में हमेशा वी ऑक्सीजनित रुधिर बहती है। लेकिन ये एक अपवाद है कि जो फुफ्फुसीय शिरा है, जो हार्ट से, जो फुफ्फुस से ब्लड को हार्ट में लेकर के आ रही है, उसमें ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। समझ में आया? और जब भी ब्लड हार्ट में एंटर मारेगा तो किस में मारेगा भाई? एट्रियम में मारेगा। तो इस बार लेफ्ट एंट्रियम में एंटर मारता है और एट्रियम के बाद जो है ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में जाता है। तो इस वाले में संकुचन होगा। ये जो बायां अलिंद है इसमें संकुचन होगा। जब इसमें संकुचन होगा, इसमें शीतलन होगा, ये कपाट खुल जाएगा, बाइकस्पिड कपाट खुल जाएगा और ब्लड इसमें आ जाएगा। अब देखो, इसकी दीवार बहुत ज्यादा मोटी है, इसकी भित्ति जो है बहुत ज्यादा मोटी है। अब जब इसमें संकुचन होगा तो यहां पर जो एक कपाट था वो खुलेगा और ब्लड जाएगा किसमें? महाधमनी में जाएगा। और महाधमनी से फिर धमनी, धमनी का है, इस तरह से विभाजन होता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में जो है ब्लड जो है वो पहुंच जाने वाला है। तो पूरे साइकिल में यहां से ब्लड चला था ना, यहां से ब्लड चला था, घूम करके वापस से यहीं पर आने में हार्ट में ब्लड 2 बार गया है ना। एक बार यहां पर एंट्री मारा था, एक बार यहां पर एंट्री मारा, फिर फेफड़ों में गया, फेफड़ों से वापस से इसमें आया। तो पूरे एक साइकिल में, इस पूरे एक साइकिल में जो ब्लड है हार्ट में 2 बार आया है, इसलिए इसे हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। मछलियों के केस में देखिए कि क्या होता है, ये याद रखना, डबल सर्कुलेशन। चाहे चलो मछली के केस में जो है एकल परिसंचरण होता है, बाकी मछली के अलावा जो सरीसृप है, उभयचर है, स्तनधारी या पक्षी है, सारे में डबल सर्कुलेशन होता है, आप ध्यान में रखना। मछलियों के केस में देखो क्या होता है। मछलियों का देखो, ये हार्ट है, इसके हार्ट में एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है। इसके हार्ट में जो है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक, यहां पर आप ये वेंट्रिकल मान लो और ये एट्रियम मान लो। हार्ट में ब्लड जब भी आएगा तो एट्रियम में आएगा। ठीक, तो यहां पर देखो हार्ट में एंट्री कर रहा है, ये पूरा हार्ट दिखाया गया है, हार्ट में एंट्री ब्लड कर रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है। यहां पर आपको दिखाया गया बॉडी कैपिलरी, जैसे यहां पर दिखाया गया था ना, पूरे बॉडी का कैपिलरी एक जगह आपको दिखाया गया, ऐसे ही पूरे बॉडी का कैपिलरी आपको एक जगह दिखाया गया है। यहां से वी ऑक्सीजनित रुधिर जो है ये हार्ट में आया, अलिंद में आया। भाई एक ही अलिंद होता है, एक ही निलय होता है। तो जो मछली होती है ना, मछली का जो हृदय होता है, मछली का जो हृदय होता है उसमें 2 ही चैम्बर्स होते हैं। जैसे हम लोगों में 4 चैम्बर्स थे, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। मछली के केस में फिश हार्ट जो है 2 ही चैम्बर्स होते हैं, है ना, 2 ही चैम्बर्स होते हैं, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, बस। एट्रियम में ब्लड आया, एट्रियम के बाद ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में जाता है। भाई अलिंद के बाद हमेशा जो खून है वो निलय में जाएगा। तो पूरे बॉडी से वी ऑक्सीजनित रुधिर, ये नीले रंग से दिखाया गया, समझ जाना कि वी ऑक्सीजनित रुधिर है, ये आया अलिंद में, अलिंद के बाद आया निलय में, अलिंद में संकुचन हुआ, निलय में शीतलन हुआ और आया इसमें। अब देखो, इस ब्लड को जो है वेंट्रिकल के द्वारा, वेंट्रिकल जब संकुचित होगी तो ब्लड पंप हो जाएगा कहां पर? गिल्स में। गिल्स कैपिलरी है, यहां पर क्लोम हम लोग हिंदी में जिसे बोलते हैं। अब देखो क्लोम में क्या होता है। मछली जो है मुंह से ऐसे पानी लेती है, उस पानी में जो है ऑक्सीजन होती है, घुली हुई ऑक्सीजन होती है। मछली मुंह से पानी लेती है और उस पानी को जो है बलपूर्वक भेज देती है इस गिल्स के पास। गिल्स के पास जाने के बाद क्या होता है, पानी में जो ऑक्सीजन है
ये रुधिर में चला जाता है, रुधिर में चला जाता है तो रुधिर हो गया ऑक्सीजनित। और जो इस रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उसको छोड़ दिया जाता है पानी में और फिर गिल्स से पानी बाहर निकल जाता है। तो वाटर जो है यहाँ से मुंह से एंट्री मारने वाली है और गिल्स से जो है वाटर जो है एग्जिट हो जाती है। जब मुंह से पानी लिया जाता है तो पानी में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है और जब गिल से पानी बाहर निकलता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रचुर मात्रा में होती है। समझ में आया? तो गैसों का आदान प्रदान कहां पर हुआ? इस क्लोम में हुआ। इस वाले में देखो, हमारे केस में यहां पर मैं लिख देता हूं स्तनधारी प्लस पक्षी, दोनों के केस में जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। देखो बहुत कुछ है जानने को इस चैप्टर में आपके लिए। 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हमारा हृदय जब ब्लड पंप करता है पूरे बॉडी पार्ट में, जब हमारा हृदय पंप करता है तो कैसा पंप करता है भाई? ऑक्सीजनित रुधिर को पंप करता है। जो हमारा ये वेंट्रिकल है पूरे बॉडी पार्ट में जब ब्लड को पंप करता है तो ऑक्सीजनित रुधिर को पंप करता है ना पूरे बॉडी पार्ट में। मछलियों के केस में देखो, जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो कैसा ब्लड पंप किया? ये पंप किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया है, ये याद रखना। जब क्लोम में गया तो गैसों का आदान प्रदान हो गया, समझा चुका हूं। पानी अंदर गया, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन रुधिर में चली गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो पानी में चली गई और गिल्स जो है पानी से बाहर छोड़ दिया गया, है ना। गिल्स से पानी जो है वो बाहर छोड़ दिया गया। अब देखो, जो ऑक्सीजनित रुधिर है वो वापस से हार्ट में नहीं आएगा। जैसे हमारे केस में क्या हुआ था, फेफड़ों में ऑक्सीजनित होने के बाद वापस से हार्ट में आया था ना खून, इस वाले में वापस से हार्ट में नहीं आया, गिल्स से ही पूरे बॉडी पार्ट में भेज दिया गया है। तो अगर हम इसका पूरा साइकिल बनाए तो देखो ये चीज हुआ है कि पूरे बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो हार्ट में आया, हार्ट के बाद जो है गिल्स में आया और गिल्स से जो है बॉडी पार्ट में भेज दिया गया। तो भाई बॉडी पार्ट से लेकर के पूरे बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से बॉडी पार्ट में आओ तो पूरे एक साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट में तो एक ही बार गया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एकल परिसंचरण, है ना, सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना। बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट में आया, यहाँ पर हार्ट से जो है गिल्स में गया, गिल्स में गैसों का आदान प्रदान हो गया और उसके बाद पूरे बॉडी पार्ट में भेज दिया गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। और मछलियों के केस में हार्ट जो ब्लड को पंप करता है ना, वो कैसा पंप होता है? कौन सा ब्लड होता है? वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। हमारे केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है पूरे बॉडी पार्ट में पंप किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर उभयचर के बारे में, उभयचर के बारे में, और बात करते हैं सरीसृप के बारे में। उभयचर और सरीसृप के बारे में, जैसे कि मेढक है, छिपकली है, इन सब के बारे में। इनके हार्ट में होते हैं 3 चैम्बर्स, इनके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। इनके हार्ट में होते हैं 3 चैम्बर्स। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल एक ही होता है। तो यहां पर आपको दिखाया गया है वेंट्रिकल, यहां पर दिखाया गया है राइट एट्रियम दायां अलिंद, और यहां पर दिखाया गया है बायां अलिंद। ठीक है, बायां अलिंद। अगर आप कलर कोडिंग देखो, यहां पर नीले रंग से दिखाया गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लाल रंग से दिखाया गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और यहां पर देखो पर्पल कलर से दिखाया गया है, बैंगनी रंग से दिखाया गया है मिक्स्ड ब्लड को। जिसके हृदय में 4 चैम्बर्स, हम लोग स्तनधारी और पक्षी, उसमें हार्ट ब्लड को पंप करता है बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड। मछलियों के केस में आपने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। और उभयचर और सरीसृप जिनके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, उनमें ब्लड को पंप किया जाता है मिक्स्ड ब्लड। समझे आप? तो यहां भी सेम चीजें होने वाली है भाई। पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड जो है हार्ट में आएगा इस राइट एट्रियम में। हार्ट में जब भी ब्लड आएगा तो एंट्री राइट एट्रियम में ही मारेगा, है ना, एट्रियम में ही मारेगा। पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस राइट एट्रियम में आएगा। एट्रियम के बाद ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में जाता है, बता चुका हूं मैं। ठीक,
राइट एट्रियम में आने के बाद क्या होगा, ये ब्लड आएगा इस वेंट्रिकल में, एक ही वेंट्रिकल है, ब्लड आएगा इस वेंट्रिकल में, अभी तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां से ब्लड जाएगा किसमें, फेफड़ों में, फेफड़ों में जाएगा, है ना। जो सरीसृप होते हैं, उभयचर होते हैं, वो गैसों का आदान प्रदान त्वचा से भी कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है त्वचा भी लिखा हुआ है। तो हम लोग लंग्स जो है दिमाग में रखेंगे। ये जो निलय है, यहाँ से ब्लड जो है निलय है, इसमें जब संकुचन होगा तो ब्लड जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों में जाने के बाद क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ दिया जाएगा कोशिका में और ऑक्सीजन को भर लिया जाएगा रुधिर में। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस से किस में आएगा भाई, रुधिर जब भी आता है हृदय में तो किस में आता है, एट्रियम में आता है। तो इस बार जो है लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाता है, तो इसमें संकुचन होगा और ब्लड जो है इसमें आएगा। तो आप ध्यान से देखो, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस वेंट्रिकल में आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया था, और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें आया। भाई वी ऑक्सीजनित रुधिर जो है राइट एट्रियम से दायां अलिंद से इस निलय में आया था, और इस बायां अलिंद से ऑक्सीजनित रुधिर जो है इस निलय में आया है। तो ब्लड मिक्स हो गया ना, ब्लड मिक्स हो गया। अब क्या होगा, इसमें होगा संकुचन, इसमें होगा संकुचन, तो ब्लड जाएगा पूरे बॉडी पार्ट में, और यहां से ब्लड जो है मिक्स्ड निकलेगा। यहां से जो ब्लड है वो कैसा निकलेगा भाई, मिक्स्ड ब्लड निकलेगा। समझे आप। एक चीज और देखो, यहां पर जब इसमें संकुचन होता है तो ब्लड जो है फेफड़ों में भी जाता है, ब्लड जो है लंग्स में भी जाता है, और पूरे बॉडी पार्ट्स में भी जाता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहां पर जो गैसों, यहां पर जो ब्लड पहुंचता है ना इस फेफड़ों के अंदर, वो मिक्स्ड ब्लड ही पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि निलय तो एक ही है। जब इसमें संकुचन होगा तो कुछ मिक्स्ड ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा, और कुछ मिक्स्ड ब्लड जो है इस फेफड़ों के अंदर जाएगा गैसों के आदान प्रदान के लिए, है ना। जो मिक्स्ड ब्लड है वापस से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखो यही चीज़ दिखाया गया है। ये आप सोच भी सकते हो कि भाई एक ही निलय है, जब संकुचन होगा तो इसी निलय से बॉडी पार्ट में ब्लड जाने वाला है मिक्स्ड ब्लड, और यहीं से जो है फेफड़ों में भी जाने वाला है। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना बोल करके हम क्या बोलेंगे कि मिक्स्ड ब्लड, है ना, मिक्स्ड ब्लड। मिक्स्ड ब्लड जो है इस फेफड़ों में आता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और इस वेंट्रिकल में आता है। मिक्स्ड ब्लड पंप किया जाता है, जो फेफड़ों में भी जाता है और बॉडी पार्ट्स में भी, अदर बॉडी पार्ट्स में भी। ठीक। प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है केवल राइट एट्रियम में आता है। प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में आता है। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। फुफ्फुस में यानी कि लंग्स में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। पढ़ चुके हैं कि लंग्स में जब ब्लड जाता है, वी ऑक्सीजनित रुधिर जब जाता है तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को भर दिया जाता है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा वी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। जो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इस वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को बांटने में लाभदायक है। ये जो दायां साइड और बायां साइड है, ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रुधिर को बांटने में लाभदायक है, या फिर बोल दो मिलने में लाभदायक है। दोनों को मिलने से रोकने में लाभदायक है ना। मिलने से रोकने में लाभदायक है, मिलने में लाभदायक नहीं है, मिलने से रोकते हैं। ये दाएं साइड का जो चैम्बर है और जो बाएं साइड का चैम्बर है मिल करके। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। ये जो बंटवारा होता है, इससे जो बॉडी में जो ब्लड को भेजा जाता है वो ऑक्सीजनित होता है और अच्छा खासा ऑक्सीजन होता है। मान लो मिक्स्ड भी अगर होता ब्लड, मिक्स्ड ब्लड को पंप किया जाता है, जैसा कि 3 चैम्बर्ड हार्ट में होता है, तो फिर उसमें ऑक्सीजन जो है उतनी मात्रा में नहीं होगी ना, जितनी कि केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगी। पक्षी तथा स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बहुत लाभदायक है
क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता है। ये आप याद रखेंगे कि जो पक्षी है और जो स्तनधारी है, ये समतापी होते हैं, या फिर बोल दो गर्म खून वाले प्राणी हैं। गर्म खून वाले प्राणी हैं, जीव है। समतापी या फिर गर्म खून वाले प्राणी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पर्यावरण का तापमान कुछ भी रहे, पर्यावरण का तापमान कुछ भी रहे, इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, बाहर में वातावरण चाहे कितना भी ठंडा क्यों ना, चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल, स्थल, चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया है कि जल, स्थल, चर यानी कि उभयचर और सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। जैसे हमारे अंदर मिलना सहन नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये सारे जो होते हैं सहन कर लेते हैं। भाई मिक्स्ड ब्लड को पंप किया जाता है पूरे बॉडी पार्ट में। और ये भी याद रखना, आप पहले यहां पर और देख लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहां से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, हृदय से क्लोम में भेजा जाता है जहां यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। भाई पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में आया था ब्लड, हार्ट से क्लोम में गया था गिल्स में, और फिर वहां पर गैसों का आदान प्रदान हुआ था, ऑक्सीजनित रुधिर होकर के पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज दिया गया था। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है, इसलिए एकल परिसंचरण तंत्र होता है मछलियों के अंदर। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। कशेरुकी हम लोग इसको बोलते हैं जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है। तो मछली है, उभयचर है, पक्षी है, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये पांचों के पांचों जो होते हैं कशेरुकी होते हैं। तो मछली के केस में एकल परिसंचरण तंत्र, सिंगल सर्कुलेशन। मछली को छोड़ दो तो जो ये उभयचर है, सरीसृप है, इसमें भी हम लोग डबल सर्कुलेशन ही बोलते हैं, क्योंकि ब्लड तो 2 बार ही हार्ट में आया पूरे साइकिल में, पूरे बॉडी पार्ट से एक बार हार्ट में आया, फिर गया लंग्स में, फिर वापस से हार्ट में आया, तब जाकर के बॉडी पार्ट में, तो 2 बार सर्कुलेशन हुआ ना, यहाँ पर 2 बार हार्ट में आया ना ब्लड, तो डबल सर्कुलेशन। और पक्षी और स्तनधारी में भी डबल सर्कुलेशन। और क्या याद रखेंगे आप कि जो मत्स्य है, ठीक, जो उभयचर है और जो सरीसृप हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं असमतापी प्राणी होते हैं, असमतापी कशेरुकी होते हैं या फिर जंतु होते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ठंडे खून वाले प्राणी। यानी ये ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जीव हैं, ये ऐसे जानवर हैं, जंतु हैं, जिनके शरीर का तापमान जो है पर्यावरण के ताप पर निर्भर करता है। जो पर्यावरण का ताप, वही इनके शरीर का ताप हो जाएगा। यानी इनके शरीर का जो तापमान है वो समान नहीं रहता है। पक्षी, स्तनधारी, जिनके हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, वो गर्म खून वाले होते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी रहे। आई होप एक एक चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर देखो ब्लड प्रेशर के बारे में। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं, है ना। ब्लड वेसल्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो खून है वो ट्यूब में बहता है, जिसे हम लोग रक्तवाहिनी बोलते हैं। तो रक्तवाहिनी में खून बह रहा है। इस खून के द्वारा, इस रुधिर के द्वारा, इस वाहिनी के दीवार पर जो बल लगाया जाता है इकाई क्षेत्रफल पर, उसी को दाब कहते हैं, ठीक। क्योंकि खून के द्वारा लगाया जा रहा है, रक्त के द्वारा लगाया जा रहा है, तो इसे हम रक्तदाब बोलते हैं।
तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। रुधिर जो इस भित्ति पे दाब लगा रहा है उसे हम लोग रक्त दाब बोलते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। शिराओं के कंपेयर में जो दाब है वो धमनियों में अधिक होता है। कारण यह है कि ब्लड को जो पंप किया जाता है बॉडी पार्ट्स में वो धमनी में किया जाता है। मैंने आपको बताया ना, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम जो है वो धमनी करती है। तो ब्लड को जो पंप किया जाता है वो धमनी में किया जाता है। धमनी में किया जाता है तो इसलिए जरूरी है कि धमनी की जो दीवार होती है वो थोड़ी मोटी हो, क्योंकि यहाँ पर जो है धमनी की दीवार पर ज़्यादा दाब लगने वाला है, क्योंकि ब्लड को उसी में पंप किया जाता है। तो जब भी हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं तो एक्चुअल में हम लोग धमनी की दीवार पर लगने वाले प्रेशर को मापते हैं। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन या फिर निलय संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। देखो क्या कहा जा रहा है, जब निलय संकुचित होता है तो आपने पढ़ा था यहाँ पर जब निलय संकुचित होता है उसी समय ब्लड को पंप किया जाता है ना धमनी में। जब निलय संकुचित होता है तब ब्लड जो है धमनी में पंप होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका संकुचन होगा उस समय धमनी में दाब ज्यादा होगा। जिस समय इसका संकुचन होगा उस समय धमनी में दाब ज्यादा होगा, क्योंकि उसी समय ब्लड जो है पंप किया जा रहा होता है धमनी में। तो उस दाब को हम लोग कौन सा दाब बोलते हैं? प्रकुंचन दाब बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये शिथिल करता है, जब इसका अनुशीतलन होता है, जब ये रिलैक्स करता है, तो नो डाउट धमनी की दीवार पर लगने वाला जो दाब है या फिर धमनी के भीतर का जो दाब है वो कम हो जाएगा। भाई जब ये संकुचित हुआ तो ब्लड को धक्का मारा गया तो धमनी के अंदर दाब बढ़ गया, रक्त दाब बढ़ गया, और जब इसका शीतलन हुआ उस समय जो दाब है ये कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय धक्का नहीं मारा जा रहा होता है। यही चीज आपसे कहा गया है कि निलय प्रकुंचन, यानी कि जब निलय में संकुचन हुआ उस समय धमनी के अंदर दाब जो है ज्यादा होता है, इसे हम लोग प्रकुंचन दाब बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, इंग्लिश में सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि 120 mm होता है, 120 mm मरकरी। और जब शीतलन होता है उस समय दाब कम हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुशीतलन दाब बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये होता है नॉर्मल 80 mmHg। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, है ना, 120/80 बोलते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कि ये प्रकुंचन दाब है, और ये 80 जो है ये क्या है? अनुशीतलन दाब है, डायस्टोलिक प्रेशर है। ये कब प्रेशर आता है? जब निलय संकुचित होता है। और ये प्रेशर कब आता है? जब निलय शिथिल होता है, यानी जब निलय जो है रिलैक्स करता है। और ये दाब हम लोग किस में मापते हैं? धमनी में मापते हैं, है ना। धमनी के अंदर जो है हम लोग रुधिर का दाब मापते हैं, क्योंकि ब्लड को पंप किया जाता है धमनी में। ब्लड प्रेशर मापने वाले इस यंत्र को आपने देखा होगा, इसे हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को। ब्लड प्रेशर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो इस केस को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इस कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। इसका कारण, जैसे मान लीजिए कि अभी बहने के लिए रक्त को इतना जगह मिल रहा है, प्रेशर थोड़ा कम होगा, जब जो आयतन है रक्त का उतना ही होगा, लेकिन ये अब नैरो हो जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो बहने के लिए रक्त को अब कम जगह मिल रहा है ना, तो प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग अति तनाव भी कहते हैं, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। जब बहुत ही हाई प्रेशर हो जाएगा, इसमें रक्त जो बह रहा है बहुत तेजी के साथ बह रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब रक्त के द्वारा दीवार पर धक्का जो है बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ? जो रक्त बह रहा है वो दीवार पर, रक्त वाहिनी की दीवार पर धक्का बहुत ही ज्यादा लगा रहा है। तो इससे जो है धमनी की दीवार फट सकती है। ठीक, धमनी जो है वो फट सकती है। और धमनी जब फट जाएगी तो क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है किस में? रक्त वाहिनी में। अगर ये फट जाती है
तो आंतरिक स्राव हो जाएगा ना, बॉडी के अंदर जो है खून रक्तवाहिनी से बाहर निकल जाएगा और इससे इंसान की जान जा सकती है। तो जब किसी इंसान में आप देखते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़रूरी है कि उसके ब्लड प्रेशर को जो है जल्दी से जल्दी कम किया जाए, नहीं तो बहुत हाई चांस होता है कि उसके बॉडी के अंदर जो है ये धमनी फट जाए और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। ठीक, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं रुधिर वाहिकाओं के बारे में, यानी वो पाइप, वो ट्यूब जिससे रुधिर बहता है। 3 प्रकार के होते हैं, धमनी, शिरा, केशिका। धमनी, शिरा, केशिका। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा किया था ना, ये हार्ट है, मान लीजिए ये हार्ट है, तो हार्ट से ब्लड को लेकर जाने का काम कौन करती है? ये करती है धमनी। और हार्ट में ब्लड को लेकर के आने का काम ये कौन करती है? शिरा। ठीक है, उल्टा मैंने लिख दिया यहां पे। हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम जो है धमनी करती है और ब्लड को हार्ट में लाने का काम जो है ये शिरा करती है। राइट। हार्ट ब्लड को पंप करता है किसमें? हमेशा धमनी में। ठीक है, धमनी में ब्लड को पंप करता है, तो यह जरूरी है कि धमनी फटे ना। धमनी में प्रेशर हाई होता है, धमनी फटे ना, इसीलिए धमनी की जो भित्ति होती है मोटी होती है और साथ में लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल है तो जल्दी फटेगी नहीं, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है, इसीलिए भित्ति जो है मोटी और लचीली होती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र कर वापस हृदय में लाती है। हृदय में लेकर के आने का काम ब्लड को जो है अलग अलग बॉडी पार्ट से विऑक्सीजनित रुधिर को लेकर के आने का काम जो है ये शिराएं करती है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें जो रुधिर दाब होता है कम होता है, क्योंकि रुधिर में दाब कम होता है, दाब कम होता है। बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि जो शिराएं होती है उसमें ना वाल्व्स होते हैं, कपाट होते हैं। जो कपाट आपने देखा ना हार्ट के अंदर, ऐसे कपाट होते हैं और कपाट का एक ही काम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखना। उल्टे दिशा में रक्त को बहने से रोकना है, एक ही दिशा में रक्त के प्रवाह को बनाए रखना है। तो शिराओं में कपाट होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, वाल्व होते हैं, इसमें कपाट होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ना, क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, हिंदी में कपाट बोलते हैं। किसी अंग या ऊतक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। अच्छा, आपने देखा धमनी का काम, शिरा का काम। केशिका का काम क्या है? देखो, केशिका बहुत ही सूक्ष्म नली है। केशिका जैसे आपको नहीं दिखाई पड़ती है, कोशिकाएं नहीं दिखाई पड़ती है ना, कोशिकाएं जो है वो नहीं दिखाई पड़ती है, तो कोशिका के स्तर, कोशिका के पास जो रक्तवाहिनी खून को लेकर के जाए उसे हम लोग केशिका बोलते हैं। कोशिका के पास जो रक्तवाहिनी लेकर के, कोशिका के पास जो रक्तवाहिनी जाती है रुधिर को लेकर के, उसे हम लोग केशिका बोलते हैं। सोचो केशिका कितनी पतली है, केशिका कितनी पतली है? तो केशिका सच में बहुत पतली है। मात्र एक कोशिकीय जो केशिका होती है, इसकी जो भित्ति होती है वो एक कोशिकीय मोटी होती है, एक कोशिका की जितनी मोटी होती है। जैसे मान लो ये केशिका है, तो भाई इसकी मोटाई कितनी है? बस एक लेयर बना दो कोशिकाओं का, हो गया, इतनी ही मोटी है, इतनी ही मोटी है बस। तो जैसे ही रक्तवाहिनी ऊतक में प्रवेश करता है, कोशिकाओं के पास जाने के लिए केशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो जो धमनी ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर के जा रही है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, वो ऑक्सीजनित रुधिर जो है कोशिकाओं के पास जाएगा। धमनी तो मोटी होती है भाई, कोशिका स्तर पर वो धमनी नहीं जा सकती है, तो वो विभाजित हो जाती है केशिकाओं में, है ना। यहाँ पर दिखाया गया है हार्ट से जो ऑक्सीजनित रुधिर आया धमनी में, अब ये धमनी विभाजित हो गई है केशिकाओं में, ये धमनी विभाजित हो गई केशिकाओं में। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है और इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन चुका है, इसे रुधिर में छोड़ना है, रुधिर में लाना है।
तो यहां पर इसके इस कोशिका के बगल में कौन सी रक्तवाहिनी आएगी? केशिका आएगी। इस कोशिका के बगल में कौन रक्तवाहिनी आएगी? तो केशिका आएगी, केशिका आएगी। ये केशिका है। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है इसमें चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाएगी। फिर ये जो केशिका है मिल करके शीरा बनाएगी और शीरा रक्त को लेकर के हार्ट में ब्लड को लाएगी। समझ में आया आपको? आर्टरी चली थी हार्ट से ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर के, फिर ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए उस ऑक्सीजन को या फिर जो भी पदार्थ है उसको पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन को, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए ये आर्टरी डिवाइड कर जाती है केशिका में। केशिका की भित्ति कितनी मोटी है? एक कोशिका जितनी मोटी है। फिर ये केशिका जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके वापस से केशिका जो है मिलकर के शीरा बना लेती है। तो समझ में आया? धमनी विभाजित हो गई केशिका में, केशिका मिलकर फिर शीरा बना ली। धमनी विभाजित हो गई केशिका में, केशिका मिलकर फिर शीरा बना ली। ऐसे आप याद रखना। तो सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी केशिका की बात की जा रही है और रुधिर व आप आसपास की केशिकाओं के मध्य पदार्थ का विनिमय इसी पतली भित्ति के द्वारा होता है। केशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या अंग ऊतक से दूर ले जाती है। तो सही है भाई, रुधिर के पास ऊतकों में ब्लड लेकर के आने का काम इस आर्टरी ने किया। कोशिका तक पहुंचाने के लिए ये आर्टरी केशिका में विभाजित हो गया, फिर उस केशिका से ऊतक से ब्लड को दूर लेकर के जाएगा हार्ट के पास, तो ये केशिकाएं जो है मिलकर के भी शीरा बना लेती है। अब देखो ये जो दीवार है इसकी बहुत ही पतली है, ये जरूरी भी है क्योंकि कोशिका और इस रुधिर के बीच में जो आदान प्रदान होगा गैसों का, पदार्थों का, वो इसी केशिका के थ्रू होगा ना। तो ये जरूरी है कि जो डिफ्यूजन बाउंड्री हो वो पतली हो, विसरण सीमा जो हो पतली हो। तो डिफ्यूजन जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर ये जो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि भाई जहाँ जहाँ डिफ्यूजन होगा, जहाँ जहाँ विसरण होगा, वो जो परत होगी काफ़ी पतली होगी ताकि पदार्थों का आना जाना जो है वो आसान हो जाए। तो केशिका जो है एक कोशिका की भित्ति जो है, केशिका की भित्ति जो है एक कोशिकीय मोटी होती है, तो आसानी से पदार्थों का जो है आदान प्रदान हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा? उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे। जैसे पाइप से पानी चूता है वैसे ही मान लो कि जो हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे नली है, रक्तवाहिनी है, मान लीजिए कि वो रिसना प्रारंभ कर दे, है ना, वो रिसना प्रारंभ कर दे। जैसे हम घायल हो जाते हैं तो रक्तस्राव होने लगता है ना। उस स्थिति पर विचार कीजिए कि जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे, तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। भाई हमारे बॉडी से ब्लड का लॉस जो है वो कम से कम होना चाहिए कि ब्लड का बहुत ज़्यादा रोल है ना, हर चीज़ ब्लड में घुल करके ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ब्लड अगर कम हो जाएगा मतलब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन भी कम से कम होगा। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी। तो ब्लड का लॉस जो है नेचुरली कम से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा रक्तस्राव होता है तो इससे दाब में कमी आ जाएगी। धमनी के भीतर जो दाब आपने देखा, ब्लड प्रेशर जो देखा, वो दाब जो है वो गिर जाएगा और दाब गिरेगा तो पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। हार्ट भी हमारा सही से फंक्शन नहीं करेगा, हार्ट ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादा रक्तस्राव से क्या सब हो सकता है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर सकता है, हार्ट जो है हमारे ब्लड को प्रॉपर तरीके से फुल एफिशिएंसी से पंप नहीं कर पाएगा। इसे रोकने के लिए यानी इस रक्तस्राव को रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है। हमारे ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूसी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं। तो प्लेटलेट्स की बात की जा रही है कि ये जो रक्तस्राव होता है घायल होने के बाद, उसे रोकने के लिए, या फिर कोई नली है ना, कोई नली है जिसमें रिसाव हो गया है, तो इसे रोकने के लिए हमारे ब्लड के ही अंदर क्या है, प्लेटलेट्स हैं जो पूरे शरीर में ब्लड के साथ जो है वो भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध करती है। तो आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक है या फिर रक्त का थक्का बनाने का काम जो है वो कौन सी कोशिका करती है? तो प्लेटलेट्स आप बोलेंगे। हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड को क्लॉट करवाने का काम करती है। तो जब भी नली से रिसाव हो जाए या फिर हम घायल हो जाते हैं तो रक्तस्राव होता है, तो तुरंत के तुरंत जो है ये प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बना देता है और उस
स्थान को जाम कर देता है जहाँ से रक्तस्राव हो रहा है, ठीक है, उस स्थान को जाम कर देता है। ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा रक्तस्राव होगा तो ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाएगा और जो हमारा हार्ट है वो फुल एफिशिएंसी के साथ ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं लसिका की। लसिका को हम लोग हिंदी में लिम्फ बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, और इसे ऊतक तरल भी कहते हैं। एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, इसे लसिका या ऊतक कहते हैं। मतलब ब्लड के अलावा एक अन्य प्रकार का द्रव है हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वहन का काम करता है, जैसे कि रुधिर करता है, ठीक वैसे ही इसे हम लोग लसिका बोलते हैं या ऊतक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में, याद रखना यहाँ पर कोशिका नहीं है, केशिका है, केशिका कैपिलरी। केशिका की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। ये मान लीजिए कि कोशिका है ना, ये नाभिक है, ये साइटोप्लाज्म है, और यहां पर कोशिका के स्तर पर कौन सी रक्तवाहिनी आती है? कैपिलरी आती है। तो मान लो कि ये कैपिलरी है ना, ये कैपिलरी है और इसमें भी खून है भाई। रक्तवाहिनी है, कौन सी? केशिका है और खून है। अब केशिका की जो भित्ति है, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एक कोशिकीय मोटी है, बहुत पतली है, बहुत पतली है। तो केशिका में उपस्थित होते हैं छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये ब्लड है। तो होता ये है कि इस ब्लड से कुछ प्लाज्मा और कुछ प्रोटीन और कुछ कोशिका, खास करके लिम्फोसाइट जो कि WBC का एक प्रकार है ना। तो प्लाज्मा तरल भाग है, तो बोल सकते हैं कि कुछ तरल भाग जो है इस कोशिका और इस कैपिलरी के बीच में आ जाता है, जिसमें कि कुछ प्रोटीन होता है, कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं, इसी को हम लोग लसिका बोलते हैं। मैंने एक कोशिका बनाकर दिखाया ना, मैंने तो मात्र एक कोशिका बना करके दिखाया गया। भाई बहुत सारी कोशिकाएं होती है, देखो ना यहाँ पर दिखाया गया है कितनी सारी कोशिकाएं हैं। इस डायग्राम में देखो बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ऐसे ही बहुत सारी कोशिकाएं होंगी और इन कोशिकाओं से बहुत सारी कैपिलरी गुजरी होंगी, बहुत सारी कैपिलरी जो है गुजरी होंगी, बहुत सारी केशिकाएं गुजरी होंगी। और उन केशिकाओं से जो है कुछ प्लाज्मा का स्राव हुआ होगा, साथ में कुछ प्रोटीन और साथ में कुछ रुधिर कोशिका। उन सारे को मिलाकर के हम लोग लसिका बोलते हैं और इसी को ऊतक तरल भी कहते हैं। तो जो ये लसिका है ये प्लाज्मा की तरह है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है कुछ वैसा ही है, लेकिन क्या है, ये रंगहीन है और इसमें प्रोटीन होते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका केशिका में चला जाता है, माफ कीजिएगा, लसिका केशिका में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहक बनाती है। ऊतक तरल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि टिश्यू के अंदर जो है ये लिम्फ जो है बनता है, टिश्यू के अंदर ये लिम्फ बनता है, टिश्यू के अंदर जो है ये फ्लूइड तरल बनता है। टिश्यू है, टिश्यू में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच में गैप होता है, अवकाश होता है, कोशिकाओं के बीच में अवकाश होता है। अंतर कोशिकीय अवकाश का मतलब हो गया कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, वहाँ से जो कैपिलरी गुजरी होती है, वहीं से कुछ प्लाज्मा निकल जाती है कैपिलरी से, जिसमें कुछ प्रोटीन होते हैं और कुछ रुधिर कोशिकाएं होती हैं जो लिम्फ का निर्माण करती हैं। अब ये जो लिम्फ यहाँ पे बना, ये किस में जाने वाली है? ये जो लिम्फ यहाँ पर बना, ये जो ट्यूब है जिसमें कि ब्लड है उसमें नहीं जाती है। लिम्फ को कैरी करने के लिए लिम्फ
लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। सबसे पहले ये जो लिम्फ है ये लिम्फ वाली कैपिलरी में जाएगी, लिम्फ वाली केशिका में जाएगी, है ना, लसिका केशिका में ये लिम्फ जो है ये जाने वाला है, राइट। फिर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो ये केशिका है मिलकर के शिरा बना लेती है, ठीक वैसे ही जो लिम्फ जो लसिका केशिका है वो आगे चल करके जो है उससे मोटी जो है लसिका वाहिका बनाएगी, है ना। लिम्फ केशिका आपस में मिलकर जो है बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। तो ये जो यहाँ पर लिम्फ बना सबसे पहले किस में जाएगा, लिम्फ केशिका में। फिर लिम्फ केशिका बहुत सारे मिलकर के जो है एक बड़ी लसिका वाहिका बनाती है, मतलब एक बड़ी सी ट्यूब बनाती है जिसमें ये लसिका होता है और फिर ये लसिका जो है छोड़ दिया जाता है किसमें, शिरा में, शिरा में छोड़ दिया जाता है। तो फाइनली जाकर के इसको मिलना ब्लड में ही है, लेकिन डायरेक्ट ब्लड में नहीं मिलता। लसिका को फाइनली ब्लड में ही जाना है लेकिन डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है। पहले ये अपने कैपिलरी में, लिम्फ कैपिलरी में जाएगा। ये जो हरे रंग से दिखाया गया है ये लिम्फ कैपिलरी को दिखाया गया है। पहले लिम्फ कैपिलरी में वो फिर बहुत सारे कैपिलरी जो है मिल करके जो है एक बड़ी लसिका वाहिका लिम्फेटिक वेसल का निर्माण करती है और तब जाकर के जो है बड़ी शिरा में खुलती है। एक चीज और यहाँ पर देखो, महत्वपूर्ण चीज, पचा हुआ तथा शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। सबसे पहले देखो, अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है, यानी कोशिका के बाहर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इसके बीच में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, अतिरिक्त तरल है, उसको लेकर के वापस से ब्लड में लेकर के जाने का काम जो है ये कौन करता है, लसिका के द्वारा लसिका करता है। कोशिकाओं के बीच में एक्स्ट्रा फ्लूइड, अतिरिक्त तरल एक्स्ट्रा फ्लूइड अगर है तो लसिका जो है उसे वापस से रुधिर में ले जाता है। और अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि पाचन प्रक्रिया में कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूटा था, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा था, याद है आपको। तो हम यहाँ पर फैट्स की बात करते हैं। जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड था वो तो छोटी आंत से सीधा ब्लड में चला गया। जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड ये दोनों जो थे वो छोटी आंत से सीधा ब्लड में चले गए थे, डायरेक्ट ब्लड में चले गए थे, ब्लड में अवशोषित हो गए थे। लेकिन जो फैट्स थे वहां पर, फैट्स टूटे थे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वो वापस से फैट बन जाते हैं और इस फैट का अवशोषण जो है सीधा खून में नहीं होता है, इस फैट का जो अवशोषण है सबसे पहले जो है लिम्फ में होता है, लिम्फ कैपिलरी में होता है। इस लिम्फ कैपिलरी में होता है। जो ब्लड का कैपिलरी होता है उसका ल्यूमेन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा ल्यूमेन होता है, लेकिन ब्लड का कैपिलरी जो होता है उसका ल्यूमेन छोटा होता है। जो लिम्फ का कैपिलरी होता है उसका ल्यूमेन बड़ा होता है। ये ब्लड कैपिलरी का ल्यूमेन है, लिम्फ कैपिलरी का ल्यूमेन बड़ा है। तो फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं साइज में बड़े होते हैं, वो लिम्फ कैपिलरी में नहीं आ पाएंगे। ग्लूकोज अमीनो एसिड वो सारे ब्लड में चले गए थे, है ना, ब्लड कैपिलरी में चले गए थे, छोटी आंत में पाचन के बाद अवशोषण हो गया था उनका। लेकिन फैट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं साइज में बड़े होते हैं, ब्लड कैपिलरी में नहीं आएंगे तो लिम्फ कैपिलरी में चले जाते हैं, उनका ल्यूमेन बड़ा होता है। तो फैट का अवशोषण जो है सीधा खून में नहीं होता है, वो किस में होता है, लसिका में होता है, लिम्फ कैपिलरी में होता है। समझे आप, लिम्फ कैपिलरी में होता है ना, ये लिम्फ कैपिलरी है ना। तो छोटी आंत में ये चीज यहां पे लिखा हुआ है कि छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। छोटी आंत में जो वसा का पाचन हुआ था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वापस से वो फैट बनते हैं और वो जाते हैं किसमें, लिम्फ कैपिलरी में जाते हैं। इसका ल्यूमेन ब्लड कैपिलरी से ज़्यादा होता है। लिम्फ कैपिलरी में जाते हैं और इसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है इस फैट का और फाइनली जाकर के ब्लड में ही मिलने हैं। समझ में आया। तो लसिका के बारे में जो है इतनी सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ऊतक तरल किसे कहते हैं, आपको याद रखना है, लसिका को कहते हैं। लसिका में क्या सब होता है, तो लसिका में जो है कुछ प्लाज्मा होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जिनकी संरचना जो है सरल होती है, वो प्रोटीन होते हैं। और कुछ रुधिर कोशिकाएं जो है आपको देखने को मिलेंगी किसमें, लसिका में। लसिका में कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और कुछ रुधिर कोशिकाएं, खास करके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो होते हैं।
राइट। उसके बाद ये रंगहीन होता है, अल्प मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, और लसिका के लिए जो है लसिका केशिका होती है। ये लसिका केशिका बहुत सारी मिलकर के जो है लसिका वाहिका बनाती है और अंत में जो है बड़ी शिरा में खुलती है। छोटी आंत में मैंने आपको बताया जो वसा का अवशोषण होता है वो लिम्फ कैपिलरी में ही होता है और उसी के थ्रू जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फाइनली मिलते वो ब्लड में ही है आगे जा करके। और कोशिकाओं के बीच में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, अतिरिक्त जल होता है, उसे वापस रुधिर में लाने का काम जो है ये लसिका करता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो पार्ट 4 है हमारा ये यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 5 में। थैंक यू सो मच।